बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडोनेशिया का एक तफसीली व्लॉग जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस व्लॉग को तरतीब देने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इंडोनेशिया के ट्रैवल के टाइम ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। 18,000 जज़ायर पर 700 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं। इंडोनेशिया में बोली जाने वाली ज़बान जिसका नाम भाषा इंडोनेशिया है, जो मलेशिया की ज़ुबान और सिंगापुरी ज़बानों से मिलती जुलती है। यहाँ के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भाषा इंडोनेशिया के अलावा मादरी ज़बान में भी बच्चों को तरबियत दी जाती है। यहाँ तालीमी निज़ाम पाकिस्तान और इंडिया की तरह फ्री नहीं। सरकारी स्कूल में भी तालीम के लिए माँ बाप को ही पढ़ाई के तमाम अखराजात उठाने पड़ते हैं। यहाँ के प्राइवेट स्कूल फॉरनर्स के लिए जो काफ़ी महंगे हैं, यहाँ पर इंग्लिश ज़बान में भी तालीम दी जाती है। इंडोनेशिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। 34 सूबे और 5 रियासतों पर यह मुल्क मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मसाजिद इंडोनेशिया में मौजूद हैं। छोटी बड़ी तमाम मस्जिद को काउंट किया जाए तो इंडोनेशिया में जिनकी तादाद तकरीबन 8 लाख तक है। जकार्ता इंडोनेशिया का खूबसूरत दारुल हुकूमत भी है। 4,384 किलोमीटर पर मुहित जकार्ता एक अलग थलग सूबा होने की हैसियत रखता है। समंदर किनारे आबाद दूसरी बड़ी आबादी वाला शहर जकार्ता है। रिसर्च के मुताबिक आज से तकरीबन 100 साल पहले 1.5 लाख के करीब अफराद ही जकार्ता में रहते थे, मगर इस वक्त जकार्ता में 28 मिलियन के करीब लोग आबाद हैं, यानी 1 एकड़ पर 500 अफराद आबाद हैं। यही वजह है कि जकार्ता में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता है कि जकार्ता में एक ही नंबर की गाड़ी 2 दिन लगातार रोड पर नहीं चला सकते। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाला। इन्होंने 2 गाड़ियां खरीदी और एक ताक नंबर और दूसरी जुफ्त नंबर, और देखते ही देखते गाड़ियों की तादाद दुगना हो गई। इसके अलावा तकरीबन 130 से ज़्यादा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जकार्ता के अंदर मौजूद हैं। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया आज़ाद हुआ, जिसका सेहरा सिकारनो हो जाता है। क़ायद आज़म ने बड़ी खुशी का इजहार किया, जिसकी वजह से सिकारनो ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और लाहौर के एक बाज़ार का नाम आज भी सिकारनो बाज़ार के नाम से मशहूर है। सदर सिकारनो, जो इंडोनेशिया के बहादुर और हीरो लीडर माने जाते हैं, 1967 में उनके खिलाफ बगावत हुई। सहारनो ने फौजी कार्रवाई की और लाखों इंडोनेशियन की इस कार्रवाई के अंदर जान चली गई। 3 साल तक सिकारनो को जेल में रखा गया और वहीं पर वफात पाई। हसारनो पर 32 साला दौर में करप्शन का इल्ज़ाम आयद हुआ। इसने इंडोनेशिया से तमाम दौलत लूटी और मगरब में ट्रांसफर कर दी, जिस तरह आज के सियासतदान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। आज के दौर में भी मगरब का यही तरीका वारदात है। वो अपने मनपसंद करप्ट लोगों को हुकूमत में बिठाते हैं, बाद में तमाम दौलत को जमा करके मगरब के बैंकों में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर अपने मुल्क के लिए वही रकम कर्जे की शक्ल में वापस लेते हैं, जिससे वो अपने गरीब आवाम का टैक्स की सूरत में खून निचोड़ते हैं। इंडोनेशिया का ट्रैफिक निज़ाम, छोटे बड़े शहर जहां पर आपको लोग खड़े हुए नजर मिलेंगे जो आपको रास्ता बताते हैं, मोटरसाइकिल को रोक कर पार्किंग में लगवाते हैं और सड़क क्रॉस करवाते हैं, जिसके बदले में यहाँ के लोग इनको कुछ न कुछ पैसे दे देते हैं। इन लोगों का यह कहना है कि ये लोग भीख नहीं मांगते, इस तरह लोगों की मदद करते हैं और वो इनको कुछ न कुछ पैसे दे देते हैं। यानी सिक्योरिटी और ट्रैफिक पुलिस का आधा काम इन लोगों ने संभाला हुआ है। इंडोनेशिया सियाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। इंडोनेशिया में जज़ायर की तादाद 17,000 से 18,000 के करीब बताई जाती है। इंडोनेशिया के मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ टाइम जोन पाए जाते हैं, जिस तरह कालिमांतन, जकार्ता और बाली मुख्तलिफ टाइम जोन को फॉलो करते हैं। अगर आप बाली में देखें इस वक्त 11:30 होंगे, तो जकार्ता में इस वक्त 10:30 बज रहे होंगे। नान नामी फल इंडोनेशिया लोगों का मनपसंद फल है। यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। इस फल की बहुत तेज स्मेल होती है। अगर आप इसको पहली बार खा रहे हैं तो बीमार भी हो सकते हैं। जब मैंने इस फल को अपने मुंह के करीब किया तो इसकी सूंघने की वजह से मुझे उल्टियां शुरू हो गई और 3 दिन तक इसकी खुशबू मेरे दिमाग में बदबू की तरह घूमती रही। आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा और इस्लामी आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। इंडोनेशिया में जलजले बहुत ज्यादा आते हैं। हर दिन किसी न किसी जगह पर जलजला आया होता है। साल में तकरीबन 1 से 2 आतिशफज़ा जरूर पड़ते हैं। हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के मुताबिक आतिशफशां पर देवी देवता को खुश करने के लिए जिंदा बकरियां, दूसरे नजराने दिए जाते हैं। जावा में मौजूद ब्रोमो माउंटेन पर जाकर आप यह नज़ारा अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। 2004 की सुनामी ने इंडोनेशिया का बहुत ज्यादा नुकसान किया। तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक अफराद जा बहक हुए। जावा तमूर के एक शहर शिदार्जो, जिसके 100 से ऊपर गाँव जहरीली गैसों के फटने की वजह से जमीन बोस हो गए। यह वाकया 2006 में पेश आया।
जब मैं इस जगह पहुंचा तो देखा यहाँ की मीलों मील तक ये जमीन आज भी दलदल की तरह का गाढ़ा और मिट्टी मौजूद है। 18 साल गुजरने के बावजूद यहाँ आग नुमा शोले आज भी भड़कते हुए दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। कई कई मीटर तक ये शोले बुलंद होते हैं। तेल और गैस की बदबू दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। मौतों में एक ऐसी झील मौजूद है जिसका पानी दिन में कई बार तब्दील होता है। माहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ गैसों के रद्द अमल की वजह से ऐसा होता है। ये झील का पानी दिन में कई बार अपना रंग बदलता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सयाह यहाँ पे आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। सुमात्रा जजीरे में एक ऐसा फूल पाया जाता है जिसकी बदबू कई कई मील तक महसूस की जा सकती है। कम्बोडो ड्रैगन जो दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कहलाती है, वो भी इंडोनेशिया के जजीरे कम्बोडो में पाई जाती है। इंडोनेशिया करेंसी, जिसको इंडोनेशिया रुपया कहा जाता है, अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो बदले में इंडोनेशिया के 57 रुपए आ जाएंगे। इंडोनेशिया करेंसी में 1 लाख का नोट सबसे बड़ा करेंसी नोट है। यही वजह है कि इंडोनेशिया में बहुत से पाकिस्तानी हिंदुस्तानी ये यहाँ पर यह समझकर आ जाते हैं कि वहां जाकर हम मिलियनर अरबपति बन जाएंगे। अगर वो पाकिस्तानी करेंसी को इस तरह हिसाब देते हैं कि पाकिस्तानी अगर उनके पास 10 लाख है तो इंडोनेशिया में पहुंचकर 7 मिलियन के मालिक होंगे। पाकिस्तानी इंडिया से आए हुए गरीब लोग इसको बड़ी रकम समझते हैं, मगर ये इंडोनेशिया में चंद महीनों में ही खत्म हो जाती है। इसके बाद वो हाथ मलते रह जाते हैं। इंडोनेशिया में शादी के बाद ना आप जॉब कर सकते हैं ना कारोबार कर सकते हैं। यहाँ पर गैर मुल्की को बगैर परमिट के आम लेबर वर्क करने की इजाजत नहीं। शावराना माहिरीन को फॉरनर को काम की इजाजत मिल जाती है, इसके लिए आपके पास परमिट होना जरूरी है। शादी वाले को भी काम करने की उस वक्त तक इजाजत नहीं होगी जब तक उसके पास वर्क परमिट नहीं। अगर शादी वाले को काम करना है तो सर्विस सेक्टर से वर्क परमिट लेना होगा, जो काफी एक्सपेंसिव है। इंडोनेशिया में शादी वाले कारोबार इस सूरत में कर सकते हैं कि वो अपने पैसे अपने वाइफ को दें, उसके नाम से कारोबार शुरू करें, यानी पैसा आपका, कारोबार आपकी वाइफ का। ऐसी सूरतों में ब्लैकमेलिंग काफी देखने को मिलती है। साफ लफ्जों में गल्फ में कफीलों वाला निजाम होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर कंप्लीटली आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उनकी मुखालफत की तो आपका कारोबार भी डूब सकता है और डरावनी जिंदगी आपका मुकद्दर हो सकती है। दूसरे वो बिजनेसमैन इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जो ओरिजिनल में बिजनेसमैन नहीं होते, मगर इन्वेस्टर वीजा लेकर इंडोनेशिया में आ जाते हैं। इनका असल प्लान इंडोनेशिया से आगे किसी मुल्क में जाने का होता है। वो ये सोचकर आ जाते हैं कि वो यहाँ से जापान या किसी दूसरी कंट्री में मूव हो जाएंगे। 1 साल में अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाई और इंडोनेशिया से आगे चले गए। ये उनकी सिर्फ सोच होती है। इससे पहले ही इमिग्रेशन को रिपोर्ट मिल जाती है, वो इनको उठाती है, मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने करती है। जलील ख्वार होकर वो इंडोनेशिया से वापस पाकिस्तान अपने मुल्क में आ जाते हैं। 60 से 80% लोगों के साथ इस तरह ही होता है। इंडोनेशिया में गैर मुल्कियों को छोटे कारोबार करने की बिल्कुल इजाजत नहीं, जैसे सब्जी की दुकान, ग्रोसरी स्टोर या फिर फूड स्ट्रीट सेल करना। इंडोनेशिया में नॉट मॉम एट होम वाला कल्चर भी पाया जाता है, यानी इंडोनेशिया की खातून दूसरे ममालिक में काम या दूसरे शहरों में जॉब करने के लिए चली जाती हैं। यह कि खवातीन काफी मेहनती होती हैं, ये अपने तमाम कारोबारों को संभालती हैं। जगह जगह दुकानों पर आपको यही कारोबार को संभाले हुए मिलेंगी। यही वजह है कि इनकी कुछ खवातीन काम की गर्ज से दूसरे ममालिक में जॉब के लिए जाना पसंद करती हैं, जबकि इनके मर्द घर में बच्चों ही को संभालते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से आने वाले 10% तक ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इंडोनेशिया में असल में बिजनेस करने वाले होते हैं। वो ओरिजिनल बिजनेसमैन होते हैं। जब पाकिस्तान में घी की कीमत बढ़ जाती है तो सुनने में आता है कि पाम ऑयल महंगा हो गया। पाम ऑयल खजूर नमा दरख्त से निकलता है। इंडोनेशिया में इसके बहुत से जंगलात मौजूद है। तकरीबन 50% पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तानी ताजर हजरात एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान लाते हैं। इसके अलावा नारियल, ड्राई खोपरा, इमली और पैमाने पर इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट होती है। पाम ऑयल के पत्तों से बनने वाला झाड़ू इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो पाकिस्तानी ताजर इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान लाकर फरोख्त करते हैं। इसके अलावा हमारे ताजर इंडोनेशिया से चाय पत्ती, काफी और गर्म मसाले पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के सर्जिकल औजार इंडोनेशिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान से बहुत से सर्जिकल औजार इंडोनेशिया में जाते हैं। ये आइटम पाकिस्तान से इंडोनेशिया में इंपोर्ट होती है। इंडोनेशिया के जंगलात में ऐसे दरख्तों की खेती की जाती है जिनके तने को काट कर दूध जमा किया जाता है, जो सूख कर रबड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। रबड़ की एक्सपोर्ट के हवाले से इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर आता है। सोना, चांदी और दीगर कुदरती मादनियात से इंडोनेशिया मालोमाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 45% मछलियां इंडोनेशिया के पानी में ही रहती हैं। फुटबॉल इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। स्कूल में छुट्टी के दिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेल के मैदान में बुलाया जाता है। वहां पर जूडो, कराटे, योगा और दूसरे खेलों की मशक़ें और ट्रेनिंग दी जाती है। इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक मस्जिद या घर में इमाम को बुलाकर निकाह नहीं कर सकते, मगर आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करना होंगे और कव्वा ऑफिस में जाकर उस या कव्वा के ऑफिसर को घर में दावत पर बुलाकर निकाह रजिस्टर करवाना होगा।
वह ऑफिसर पाकिस्तान में निकाह रजिस्ट्रार का काम करता है। साल 2023 में जावा की गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है जिसके मुताबिक नया शादी करने वालों को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना होगी। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में शोहर को गुस्से पर कंट्रोल करने के बारे में और बीवी को शोहर की खिदमत और गुस्से पर कंट्रोल करने के बारे में बहुत कुछ समझाया जाता है और इसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के बगैर आप दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते और जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे शादी रजिस्टर नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि फैमिली सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके और तलाक तक नौबत ना आए। इंडोनेशिया के गांव पाकिस्तान के गांव देहातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ के बड़े बड़े गांव बिल्कुल शहर जैसे ही लगते हैं। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप गांव में रह रहे हैं या शहर में। अलबत्ता दूर दराज पहाड़ी इलाकों में या जंगलात में आपको छोटे छोटे गांव नजर आते हैं और वो लोग खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करते हैं। अगर वहाँ भी जरूरियात जिंदगी की हर चीज आपको मैसर मिलती है। बारिशें ज्यादा होने की वजह से मौसम बहुत खुशगवार रहता है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल चावल है जो साल में 3 से 4 बार तक काश्त की जाती है। इंडोनेशिया के कुछ इलाके जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से चाय पत्ती के बहुत से बागात पाए जाते हैं। खेती बाड़ी का तरीका बारिशी मौसम के लिहाज से पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ज़मीन सूखने का इंतज़ार नहीं किया जाता बल्कि चावल की फसल के सिट्टे काट कर बाकी के जो तने हैं उसको ज़मीन के अंदर ही दबा दिया जाता है। इस काम को सर अंजाम देने के लिए जनरेटर नुमा ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़मीन को कद्दू करता है और कुछ चावलों का कचरा है वो ज़मीन के अंदर ही चला जाता है। यही प्रोसेस हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराया जाता है। इस तरह इनकी ज़मीन दोबारा फसल के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर पाइनएप्पल, तंबाकू और दूसरी सब्जियां भी काश्त होती हैं। इंडोनेशिया के गांव में रहने वाले लोग काफी सीधे रस्म रिवाज को मानने वाले होते हैं। और बहुत सी बातें जो इस वीडियो में नहीं बता सका नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। आप मजीद इसके बारे में कुछ जानते हैं तो वो पर्सनली मुझे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट पर बता सकते हैं या इनबॉक्स करके पर्सनली बता सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।